आपकी सैलरी अराउंड 180 से 2 लाख तक पहुंच जाए। कैबिन क्रू की सैलरी कितनी होती है और बैंगलोर में रहने के लिए एक्सपेंसेस क्या है? हाय एवरीवन, दिस इज देवलीना और आप मुझे अगर नए देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कैबिन क्रू और बैंगलोर में बेस्ड हूँ। मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि कैबिन क्रू की सैलरी कितनी होती है, वर्जिन अटलांटिक मेरी सैलरी कितनी हो सकती है एंड बैंगलोर में रहने के लिए एक्सपेंसेस क्या है। तो मैं आज के आपकी इस वीडियो में मंथली एक्सपेंसेस का एक रियलिस्टिक ब्रेकडाउन दूंगी। तो इस वीडियो को मैं 5 सेक्शंस में डिवाइड करूंगी। सबसे पहले सैलरी रेंज, रेंट बिल्स, फूड ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन और शॉपिंग एंड लाइफस्टाइल। इस बारे में आपको एक जेन्युइन आइडिया मिल जाएगा कि बैंगलोर में रहने के लिए एक्सपेंसेस कैसे हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कि मेरी सैलरी कितनी है। ऑब्वियसली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि मेरे सैलरी के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है। तो सबसे पहले आता है बेसिक सैलरी, उसके बाद आता है फ्लाइंग, देन आता है लेबर अलाउंसेस, देन उसके बाद कुछ कुछ कंपोनेंट्स होती है जो फिक्स नहीं रहती है, वो कभी किसी महीने ज़्यादा, किसी महीने कम, किसी महीने जीरो आती है। तो हमारी सैलरी फिक्स नहीं होती है, उस अकॉर्डिंगली हमको बजट प्लान करके चलना पड़ता है। इमरजेंसी फंड, सेविंग्स एंड एवरीथिंग, बाकी सब जितने भी एक्सपेंसेस है एक लाइफस्टाइल में, वो आपको करना पड़ता है। किसी महीने आपको ज़्यादा मिलती है, किसी महीने आपको कम मिलती है, तो अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा माइंडफुल रहना पड़ता है। डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि एक फिक्स नहीं होती है, तो मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेटली एक रेंज दे सकती हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो मेरी एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेटली रेंज रफली बिटवीन 1 लाख 1,20,000 से 1,80,000, 1 लाख 2 लाख या फिर ऐसे तकरीबन इस रेंज में आ जाती है। इसलिए मेरी सलाह ये है कि अगर आप अपना कैबिन क्रू का करियर आप अगर चूज कर रहे हो तो इंटरनेट पे सैलरी देख के आप चूज मत करना। कंप्लीट सैलरी रेंज समझना बहुत ज़रूरी है कि कितना फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल्स है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मंथली एक्सपेंस जो कि है अकोमोडेशन। तो मैं यहाँ पे बैंगलोर में रहती हूँ और मेरा मंथली अकोमोडेशन का जो अकॉर्डिंग टू लोकेशन ये डिपेंड करता है, और मेरे लोकेशन पे ये अराउंड 42,000 का रेंट पड़ता है एवरी मंथ। तो इस रेंट को मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैं हस्बैंड के साथ रहती हूँ तो मैं और मेरे हस्बैंड इसको शेयर करते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक सब्सिडी, बैंगलोर में एक सब्सिडी मिलता है, बट वो कभी-कभी किसी को नहीं भी मिलता है। तो आपको अकॉर्डिंगली अगर आपके पास एसी है और आप एसी भी अगर मिनिमम अगर आप 9 आवर्स एसी चलाते हैं तो मिनिमम आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 3000 या 3500 के बीच में आ सकता है फॉर 2 पर्सन्स। नेक्स्ट है वाटर बिल और इंटरनेट बिल। आप इसका तकरीबन अनदर 3000 पर मंथ का आप एक बजट बना सकते हो। हमने मंथली सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वाटर बिल का भी, तो हमारा एक मंथली सब्सक्रिप्शन अराउंड 400 से 800 करके मंथली आता है फॉर अराउंड 20 और 30 लीटर्स ऑफ वाटर। मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि कैबिन क्रू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है लोकेशन, क्योंकि आप अपना रिपोर्टिंग टाइम मिस नहीं कर सकते हो। इट्स वेरी रिस्की इफ़ यू मिस योर रिपोर्टिंग टाइम। एक आपको रिपोर्टिंग टाइम दी जाती है, जैसे अगर फ्लाइट आपकी 8 बजे का डिपार्चर है तो आपको 6 बजे तक रिपोर्ट करना होता है। उसके अकॉर्डिंगली आपको कम्यूट टाइम चूज़ करना पड़ेगा। बैंगलोर में आके अपना घर चूज़ करना चाहते हो तो एयरपोर्ट से थोड़ा कम्यूट प्रॉपर ईज़ी कम्यूट वाला रूट ही चूज़ करें और वैसा ही लोकेशन चूज़ करें। नेक्स्ट कैटेगरी है फूड एंड ग्रोसरीज। मेरे मंथली फूड एंड ग्रोसरीज अप्रॉक्सीमेटली 30,000, 35 से 40,000 तक चला जाता है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वर्किंग है, तो हमारे पास कुक है जो घर का सारा काम करती है एंड शी टेक्स अराउंड 6,000 रुपीज़ अ मंथ। और बाकी जो ग्रोसरीज आता है हम जनरली स्विगी, इंस्टामार्ट या फिर ब्लिंकिट ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि बैंगलोर में एक तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, तो बार बार निकलना एंड फिर कम्यूट करके फिर एयरपोर्ट से वापस आके फ़्लाइट करके आके हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं, तो वो सब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वी प्रेफर स्विगी, इंस्टामार्ट। तो इसीलिए हमारा जो ग्रोसरीज़ का है वो शायद थोड़ा-सा बजट हाई रहता है, और इसके लिए हम वी प्रेफर कम्फर्ट। अब इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा तो कम्फर्ट बनता है यार। ये कैटेगरी कभी-कभी किसी-किसी महीने चेंज भी हो जाती है, क्योंकि जिस महीने ज़्यादा फ्लाइट्स रहती है, जैसे 3 और 4 फ्लाइट्स रहती है, तो उस महीने का खर्चा थोड़ा-सा कम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं घर पर नहीं रहती हूँ, मेरे हस्बैंड सिर्फ़ अकेले रहते हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे इसका बजट हो जाता है। सो अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, और मैं अब अपना ट्रांसपोर्टेशन का मंथली एक्सपेंस अराउंड 5,000 से 6,000 रखती हूँ। इसमें अपना एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, जाना आना, अगर कैब्स ना मिले, एंड फ्रेंड्स के घर जाना या फिर आपके मॉल जाना, या फिर इट्स अ अप्रॉक्सीमेट मंथली एक्सपेंस मेरे कैब्स का, कैब, ऑटो एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो सकती है कि क्या कंपनी आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं देती है?
वर्जिन अटलांटिक में कंपनी आपको ट्रांसपोर्टेशन तभी देती है अगर आपकी डिपार्चर या फिर आपकी रिपोर्टिंग डार्क आवर्स में है, जैसे आफ्टर 7 पीएम और बिफोर 6 एएम। अगर आपकी फ्लाइट आफ्टर 7 पीएम डिपार्ट कर रही है या फिर आपकी रिपोर्टिंग आफ्टर 7 पीएम है और आपकी रिपोर्टिंग मॉर्निंग के 6 एएम पहले है या फिर आप घर से निकल रहे हो 6 एएम से पहले, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन मिलती है। ये मॉर्निंग के आवर्स में है, सनलाइट के बाद है, लाइक बिफोर 7 पीएम एंड पोस्ट 6 एएम, तो आपको कैब्स नहीं मिलती, वो आपको खुद से अरेंज करना पड़ता है और उसका एक्सपेंस भी रीइम्बर्समेंट नहीं होता है। सो बैंगलोर में कुछ-कुछ लोकेशन में कैब्स कैंसल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है, तो प्रेफ़रेबल ये होता है कि आप एक कुछ दिन आने आके पहले आप एक बार देख लो कि कौन-सा ट्रांसपोर्टेशन मोड, उबर हो, रैपिडो सब चलता है बैंगलोर में। बट कभी-कभी डिस्टेंस की वजह से कैब्स कैंसल भी हो सकती है। और जो एक एक्सपेंसिव ऑप्शन है वो है एमएमटी। आप पहले से प्री बुक कैब्स करके रख सकते हो, वो आपके टाइम पर आ जाती है, बट उसका एक्सपेंस नॉर्मल रैपिडो और उबर से बिल्कुल डबल होता है। तो वो आपको अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना पड़ेगा। अब आते हैं थोड़ा फन पार्ट पे, शॉपिंग एंड लाइफस्टाइल। तो मेरा मंथली 10 to 15,000 मैं इस पे रखती हूँ, पर ये कभी हर महीने वेरी भी करता है। एंड इसमें नॉट ओनली क्लोथ्स, इसमें सब कुछ इंक्लूसिव है, लाइक आपको आपका मेकअप आइटम्स, क्योंकि आप कैबिन क्रू तो आपको मेकअप की तो ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इस कैटेगरी में क्लोथ्स, पर्सनल केयर, सैलून अपॉइंटमेंट्स, एंटरटेनमेंट, सब्सक्रिप्शंस, ईटिंग आउट, बाहर खाना, बाहर जाना, पिक्चर देखना या फिर किसी पार्टी में जाना, किसी को गिफ्ट करना, ये सब खर्चा इसमें मैं इस कैटेगरी में कैटेगराइज़ करके रखती हूँ। तो मैं 10 टू 15,000 मान के चलती हूँ एक्सपेंस इसमें। कभी या फिर अगर घर में पार्टी हुआ, तो उसका जो भी एक्सपेंस है, तो उस हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं। कुछ महीने में मैं काफ़ी डिसिप्लिन भी हो जाती हूँ, कुछ महीने में ऐसा लगता है कि काश मुझे ये नहीं लेना चाहिए था। बट आई थिंक लाइफ़स्टाइल एक्सपेंस को कंप्लीटली हटाना भी वाइज़ डिसीजन नहीं होता। बस इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको पता हो आप कितना स्पेंड कर रहे हो, आपके पास इमरजेंसी फंड है, आप सेविंग्स भी अच्छी कर ले रहे हो, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर भी कर रहे हो। उसके बाद अपने एक्सपेंस को आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो। पर पूरा क्विकली एक बार ब्रेकडाउन हम समझ लेते हैं क्या है। तो जो मेरा रेंट एंड बिल्स का है, जिसमें घर का रेंट, वाटर बिल, इंटरनेट बिल को मिला के तकरीबन 30,000 तक मेरा खर्चा आ जाता है। डिपेंड्स कि कभी-कभी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ऊपर-नीचे हो सकता है। नेक्स्ट इज़ फूड एंड ग्रोसरीज़। तो इसको मैं और मेरे हस्बैंड डिवाइड करते हैं, तो ये अप्रॉक्सिमेटली 17,000 पर हेड का कंजम्पशन के अकॉर्डिंगली आ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, मैंने अपना ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ देखा है, तो अप्रॉक्सिमेटली 6,000 रुपीज़। शॉपिंग एंड लाइफस्टाइल, जिसमें पार्टीज़ वगैरह और मेकअप प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स, मूवी टिकट्स, ये सब भी आता है, वो उसका 10,000 रुपीज़। और अलग से मैं एक रखती हूँ क्रेडिट कार्ड बिल्स, क्योंकि यू नेवर नो कब इमरजेंसी आ जाए, कब आपको टिकट करना पड़े। तो जो सेविंग्स आप करते हो वो आप साइड में रखो, और आप एक फ्लोइंग कैश फ्लो जो आता है उसको साइड में रख के उसके आप उसमें उसको टिकट्स करना, बुक करना, कहीं सडनली जाना, हॉस्पिटल में कुछ हो गया, तो अननेसेसरी आप अपना सेविंग्स क्यों करोगे? तो मैं अपना सेविंग्स को टच नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं अलग से 15,000 का वो क्रेडिट कार्ड बिल्स के लिए अलग से रखती हूँ। तो ये टोटल मिला के अप्रॉक्सिमेटली 78,000 का खर्चा आता है पर मंथ। ऑब्वियसली ये मेरा पर्सनल एक्सपेंस है, आपका कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है, एंड इट डिपेंड्स ऑल्सो वेयर यू लिव। आप अकोमोडेशन शेयर करते हो, किसी के साथ रहते हो या नहीं रहते हो, आप कहाँ रहते हो, एयरपोर्ट से पास रहते हो या एयरपोर्ट से दूर रहते हो। आप अपने लाइफ़स्टाइल में शायद मैं इतनी पार्टी पर्सन नहीं हूँ, आप शायद पार्टी करना पसंद करते हो, मुझे शॉपिंग ज़्यादा पसंद है, आपको शायद शॉपिंग करना नहीं पसंद है, तो ये ऊपर-नीचे अकॉर्डिंगली आप मैनेज और आपको ये भी हो सकता है। पर मेरा ये एक्सपेंस हर महीने का मोर और लेस सेम रहता है। वेरिएबल इनकम को कैसे मैनेज करती हूँ इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर केबिन क्रू की सैलरी फिक्स नहीं है, तो हम लाइफ़स्टाइल को एवरी मंथ का एक्सपेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मेरा एक इम्पॉर्टेंट टिप है और मेरे अकॉर्डिंगली यही होना चाहिए कि अपना आपका जो लाइफ़स्टाइल है वो आप हाईएस्ट इनकम के अकॉर्डिंगली मत प्लान करो। जो आपका लोएस्ट आएगा उस हिसाब से आप अपना उसको प्लान करो, तो उस हिसाब से आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एक ही फ्लाइट है, 1 महीने में सिर्फ़ 1 फ्लाइट कर रहे हो आप, आपको पता है कि आपका बेसिक सैलरी क्या है, कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी बेसिक सैलरी 70,000 है और आप 1 फ्लाइट कर रहे हो, तो आपको ईज़िली आपका
1,20,000 से 1,30,000 तक आ जाएगा 1 महीने में। तो आपको वो 1 महीने पहले से ही पता चल जाएगा। और थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है क्योंकि कैंसलेशंस अगर हो जाए, अगर आप सिक हो जाओ तो वो किसी के हाथ में नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आप जो लोएस्ट हो सकता है, अगर 1,20,000 तक जा सकता है आपका सैलरी, तो आप 1,00,000 के अकॉर्डिंगली प्लान करके उस हिसाब से आप अपना सेविंग्स करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगले महीने अगर आपने 4 फ्लाइट्स करी है तो आपका सैलरी अराउंड 180 से 2 लाख तक पहुँच जाएगा। तो आपको एक बफर मिल जाएगा उस महीने में, तो उस हिसाब से अपना बजट बजट मैं प्लान करती हूँ। इससे क्या होता है कि फाइनेंशियल प्रेशर भी आपको बहुत कम होने लगता है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर विल मेक यू मोर डिप्रेस्ड। आप हमेशा टेंशन में रहोगे। और मेरे अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लगता है कि बजटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक्सपेंस ही मत करो, आप खर्चा ही मत करो। मेरा है कि आप सही पाथ में करो, आप सेविंग्स भी करो, आप खर्चा भी करो, आप अपने आप को खुश भी रखो, आप शॉपिंग भी करो, आप सब करो, बट एक लिमिट में करो, ताकि सब कुछ अच्छे से जाए, आपको प्रेशर ना फील हो, आपको एक बर्डन ना फील हो, या फिर आप एकदम डिप्रेस भी ना हो। मेरा रियलिस्टिक कॉस्ट ऑफ लिविंग है एक बैंगलोर में रहने के लिए एज अ कैबिन क्रू मेंबर। और आपको इस वीडियो से शायद ये समझ में आ गया कि कैबिन क्रू का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ फ्लाई करोगे, आप सिर्फ इनकम करोगे, आपके पास ये भी है कि आपको अकोमोडेशन, आपका रेंट, बिल्स और सब कुछ भी होता है। और ये सैलरी इसमें भी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। और अगर आप कैबिन क्रू को एक करियर ऑप्शन के तौर पर आप प्लान कर रहे हो, या फिर आपको आपका ड्रीम है, तो ये भी पॉइंट्स है जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि आप इसको कैसे कंटिन्यू करोगे। तो आई होप आई हैव गिवन यू सम रियलिस्टिक फिगर्स, और मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प मैंने कर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको आगे की अपडेट्स में मिलती रहे। बाय बाय फॉर नाउ।